एक बार फिर से मौजूद हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज़ जो अपना 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञान वाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर कहानी लेकर आया हूँ दास्तान गोई में दोबारा सजा। बाहर के बरामदे में बेंत की कुर्सी डाले सुहावनी रिमझिम देख रहा था। पानी बंद नहीं होता दिखता था, शायद झड़ी कई दिन तक चल जाए। कमी में धीमा होता था कि थोड़ी देर में फिर बौछारें तेजी पकड़ लेती थी। बरामदे के पौधे ही मैंने नौकर से हटवा कर पीछे रखवा दिए थे। वर्षा की बूंदों की अगवानी पर पहले तो उन पौधों की पत्तियां हंसती हुई मालूम हुई, पर पीछे हमारे बौछारों के बेचारी ठिठुड़ी सी दिखने लगी थी। ऐसी झड़ी में देखता क्या हूँ कि चले आ रहे हैं मित्र अय्यर का भरोसा नहीं, बुलाते रहो तो शायद एक ना सुने, वैसे जाने का वादा मुझे। गांव गांव घूमते रहते हैं, बीए में अव्वल दर्जे में आने का प्रायश्चित जैसे जिंदगी भर करते रहेंगे। प्रायश्चित का ढंग ये है कि बातचीत या चाल डाल से किसी को पता न चलने देंगे कि वो अंग्रेजी जानते हैं, और बोलेंगे एकदम वाहियात हिंदी। हिंदुस्तान के काले किनारे समझिए बस कुमारी अंतरीप के कहीं आसपास के रहने वाले हैं। यहाँ दिल्ली में चरखे को धर्म बनाकर उसी के प्रचार में लगे रहते हैं। मैं भले आदमी से कह कहकर हार गया कि अरे भाई अय्यर, क्यों भाई बहन और माँ बाप से बिछुड़कर कांग्रेस के इस बंजर काम में पड़े हो? अपनी सूरत भी कभी शीशे में देखते हो? ऐसी अपने से क्या दुश्मनी? ब्याह करो और अपने लायक बनो। सुनते हो? पर अय्यर है कि मीठी मुस्कुराहट से ही सब कड़वी बातों का जवाब दे देता है। पर अय्यर का बखान छोड़ें, क्योंकि बखान का वहाँ अफसर कहाँ था। हजरत थे तरबतर, सिर तक टोपी नहीं थी, छतरी की तो पूछिए क्या। पैरों की चप्पल से उछड़ी कीचड़ की छींटों से धोती रंगीन हो रही थी। मैंने कहा अरे अय्यर आओ आओ, अजी आना, देखना ये कौन है। अय्यर ने हाथों के कागज में होशियारी से लिपटे हुए बंडल को अलग रखा और सिर के बालों को सूत कर पानी निचोड़ा। कहा तेज बारिश है। मैंने कहा और तुम क्या कम तेज हो कि ऐसी बारिश में निकल पड़े घर से? मालूम हुआ कि जनाब आ रहे हैं एक गांव से जो 10 मील है। चले तब बारिश न थी, ये धोतिया सवेरी तैयार हुई थी। और अपनी ही कतिबुनी है। बहन को आज ही उपहार स्वरूप भेज देने की इच्छा थी, इसलिए शहर चले आए हैं। मेरी जगह रास्ते में पड़ते हुए धनी मुड़ आए। मैंने धोती देखी, अंदर से श्रीमती जी ने भी आकर देखी, पसंद की, लेकिन उनको अय्यर की बात बिल्कुल पसंद नहीं कि वो चाय नहीं पीते। उन्होंने कहा चाय अभी 2 मिनट में तैयार होती है, इतने चाहो तो नहा डालो और कपड़े बदल दो। अय्यर ने कहा कि भाभी चाय तो रहने दो, पर कपड़े दो तो नहा लेना मैं जरूर चाहता हूँ। भाभी ने कहा चाय नहीं लोगे तो कपड़े ही मैं क्यों देने लगी। क्या बिना उत्तर की प्रतीक्षा की वो अंदर चली गई और थोड़ी देर में आकर बोली चलो सब तैयार है, गुसल खाना भूले तो नहीं कि मैं चलूँ। अय्यर जांगी और बनियान में हमारी श्रीमती जी के पीछे पीछे चल दिए। लौटे तब तक मेज पर चाय का सामान लाया जा रहा था। अय्यर ने कपड़े पहने और मैंने देखा कि मेरे कपड़ों में अय्यर पहले से कुछ दुरुस्त ही मालूम होता है। चाय पर बैठकर वो बहुत कुछ हीला वाला करता तो रहा, पर हमारी श्रीमती ने उसका कुफ्र तोड़कर ही दम लिया। यानी अय्यर के गर्म दूध के प्याले में 2 बूंद चाय तो डाल ही दी। अय्यर ने हंसकर उस प्याले को मुंह लगाया और गड़ागड़ पी गया। कहा आप नाराज ना हो तो ऐसा जहर छुआ प्याला एक आध में और ले सकता हूँ अगर आपने। मैं सुनकर कायल हुआ। नौ आदमी को गंवारा नहीं कर सकता जिसे मजाक गंवारा नहीं है। अय्यर की अवैध अवस्था को मैं इसलिए क्षमा करता हूँ कि उसने मेरी श्रीमती को शुरू से भाभी कहा, एक भी दिन बहन जी नहीं कहा। मैंने कहा सुनो, जरा जहर कम रखने की ताकीद इन महात्मा से मिले, इससे पहले ही तुम अपनी ओर से उसे डालने में संकोच क्यों दिखाओ। सचमुच एक बार श्रीमती जी ने आधा प्याला चाय का भर दिया, तब उसमें दूध छोड़ा। अय्यर कहते गए बस बस बस, लेकिन श्रीमती जी ने हंसकर कहा खुद दे रही हूँ फिर भी डरोगे? लो डरो नहीं। अय्यर ने हंसकर कहा मैं बेगुनाह हूँ, मुझ पर कृपा क्यों। कि अगर उसने प्याला उठा लिया। उसकी भाभी ने उसी तरह हंसकर कहा सोचो नहीं, जहरी अमृत होता है, आंख मीच कर राम के नाम के साथ पी जाओ। तो लो कहकर प्याला वो होठों के पास ले आया, लेकिन देखते क्या है कि प्याला उसने एकदम मेज पर रख दिया है और खड़े होकर सीने पर हाथ दबाकर कुर्ते की जमू को टटोलने लगा है। क्यों, क्या हुआ? सो जवाब नहीं दिया और कभी इस जेब को तो कभी उस जेब को टटोलता रहा। मैंने फिर पूछा क्यों, क्या बात है? संक्षिप्त सा कुछ नहीं कहकर वो अपनी कुर्सी को हटा पुलिंदे की धोती की तहों में अच्छी तरह दाब दाब कर कुछ देखने लगा। पता चला कि उसका पर्स गायब है। जाने क्या हुआ, होना तो जेब में चाहिए था कि सहसा उससे कुछ ख्याल आया और कुर्सियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ अंदर चला गया। और थोड़ी देर में लौटा और कहा आपके नौकर का क्या नाम है? उसने तो गुसल खाने में पर्स नहीं देखा। मुझे ठीक याद है कि नहाते समय मैंने पर्स अलग निकाल कर रखा था, लेकिन अब वहाँ नहीं है। मालूम हुआ कि पर्स में 4 10 के नोट हैं, 2 सिक्के के रुपए, कुछ रेजगारी, 2 जरूरी खत और एक पता। मैंने अपने आकर सुरजना को बुलाकर पर्स के बारे में पूछा। वो सुनकर अचरज में रह गया और कुछ ना बता सका। मैंने ताकीद देकर कहा कि जाओ तलाश करो, नहीं तो तुम ही जानोगे घर में दूसरा कौन है कि किसको क्या कहा जाए। सुरजना ने अपने को निर्दोष बतलाया, लेकिन मेरी डपट के आगे वो ज्यादा नहीं बोल सका और चला गया।
श्रीमती जी ने पूछताछ करनी शुरू की कि सिक्के किस बादशाह के थे और किस सन के थे, और 10 के नोटों में कोई बड़ा था या सब छोटे थे, और किस जेब में क्या था। और मैंने कहा, पूछ कर अपना जी ही भरोगी कि कुछ कर्तव्य साहब ही करोगी? देखो पड़ोस के जो किराएदार हैं वहां से कुछ पता लगाओ। सुना? पहले तो श्रीमती जी कुछ गर्म सा जवाब देने पर उतारूं देखी, मानो उन्होंने कहना चाहा होगा मैं ही सब कर धर के रखूं तो कुछ हो, ये नहीं तो और भी कोई कुछ हाथ पैर हिलाए, क्यों ना आदमी बड़े जो ठहरे। लेकिन ये सब कहें इससे पहले ही आकस्मिक भाव से चमक कर बोली कि गए रुपए कहीं भला मिलते हैं, लेकिन एक बात पक्की हो जानी चाहिए, मैं ढूंढ कर दूं तो मुझे क्या नाम मिलेगा। आइए तब तक स्थिर चित्त हो गए थे। जो गया सो गया, उस पर समय को और अपनी शांति को भी क्यों जाने दिया जाए। लेकिन श्रीमती जी की नाम की बात सुनकर बोले, भाभी क्यों दिख करती हो, ला पर्स दे दो ना। श्रीमती बोली, मैं तो चोर हूं कि मैंने पर्स उठाकर रख लिया है। ये बोले, आखिर तुम दोगी तो हो ही। लेकिन श्रीमती जी ने से सुने को अनसुना कर दिया। वो थोड़ी की हथेलियों को लेकर सोच में आगे मेज पर झुककर बैठ गई और कुछ देर तक नहीं बोली। इस अप्रत्याशित मौन पर और भी सब कुछ रुक गया। थोड़ी देर में सहसा बोली, सुरजन को क्यों जी, हमारे यहाँ 10वां साल तो है, तुम क्या समझते हो उसने लिया होगा। मैंने कहा, मैं नहीं समझता। एक बार तुमने जो जेब से पैसे कम होने की शिकायत की थी पर वो मिले भी नहीं, लेकिन सृजना ने इसके लिए इसका सबूत भी नहीं मिला। मुझे चुप देखकर बोली, सुनते हो फिर क्या कहते हो। मैंने कहा, क्या कहूँ। बोली, कहो क्यों नहीं, शक तो हो तो कहो, मैं अभी उसकी चमड़ी बेतों से उधेड़ सकती हूँ। मैं बोला, ना हक। बोली, तुम कहो ना हक, पर मेरा उस पर सब हक है। मैं उससे कह दूं कि वो अभी जमुना में डूबकर मर सकता है, पर इतना वो मुझे मानता है, तो मैं उसको क्या पीटते पीटते बेहाल नहीं कर सकती। जो चोर बने तो क्या मैं चुपचाप उसको देखते रह सकती हूँ। कहो तुम्हें शक है। मैंने कहा, शक नहीं है, सबूत का सवाल है। श्रीमती जी ने मेरी ओर देखकर जोर से कहा, सबूत नहीं, शक का सवाल है। शक काफ़ी है, उस पर ही मैंने सृजना को अधमरा नहीं कर दिया तो मैं कैसे उसकी मालकिन हूँ। बोलो कहो। मैंने फिर कहा, क्या कहूँ। तो मैं कहती हूँ उसका ये काम नहीं है। कहकर वो चुप हो रही। उंगली माथे पर रख चाय की मेज के पार फर्श पर आंख गड़ाए जाने वो क्या देखने लगी थी कि एक विश्वास से बोली, नहीं, ये काम उसका नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। सुनते हो, एक लफ्ज भी उसके बारे में ना कहना, मेरे घर में रहकर उससे कोई कुछ नहीं कह पाएगा। इसके थोड़ी देर बाद जैसे सोच में पड़े रहकर वो फिर पूछताछ करने लगी कि रुपए किस किस राजा की मूर्त के थे और किस सन के। नोट छोटे थे या बड़े थे, या उनके नंबर क्या थे, पर्स ठीक कैसा था, उसकी जेब में क्या था। ओह, जिप वाला पर्स था और 10-10 के 3 नोट उसी में थे। तो ठीक है, ये ठीक है। इस तरह की अपनी में उलझी सी बातें करती हुई वही से जरा करती रही। मैं स्त्री बुद्धि का बहुत कायल नहीं हूँ। शायद कारण ये हो कि मैं विवाहित हूँ, विवाह से पहले लेकिन खैर उस बात को जाने दो। लेकिन विवाह के बाद से स्त्री के मिजाज में इतना अधिक कायल हो गया कि बुद्धि के कायल होने का मुझ में कहीं स्थान ही नहीं रह गया। मैं नहीं जानता कि मिजाज की तीक्ष्णता और बुद्धि की तीक्ष्णता दो चीज़ें हैं कि नहीं। कहीं ना कहीं वे आपस में हिली मिली तो होंगी, नहीं तो संवेदना की सूक्ष्मता से अलग होकर बुद्धि की कुशाग्रता कैसे चल सकती होगी। इसलिए बावजूद इस बात के तर्क के चलने पर मैंने अपने सामने अपनी श्रेष्ठता का किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रमाण पत्र वो मेरे आगे पेश नहीं कर सकती। और बावजूद इसके कि घड़ी बेघड़ी में उन्हें मैं याद दिलाता रहता हूँ कि मैं अकाउंटेंट जनरल ऑफिस का एक बड़ा, आप समझ गए होंगे, इससे जाने दीजिए। यानी बावजूद सब बातों से मालूम होता है कि श्रीमती जी की अपनी राजी नाराजगी के द्वारा जो दूर के मर्म को सहज भाव से पकड़ लेती हैं, वो मेरे लाख हिसाबी और तात्विक तर्क के हाथ नहीं आ पाता है। तभी मानना होता है कि स्त्री को स्त्रीत्व देकर यदि ईश्वर ने उसे सर्वतो भावेन बुद्धि शून्य बना दिया होता तो भी जगत की विशेषता ना होती, क्योंकि स्त्री स्त्रीत्व के जोर से सब अभावों को भरकर पुरुष के आगे तब भी अपराजित ही रहती। खैर जी, वो छोड़ो। मतलब ये कि श्रीमती जी की जगह पर मन में कुछ सदैव होता हुआ मैं वहाँ बैठा रहा। जगह समाप्त होने पर वो फिर कुछ देर गुमसुम बैठी रही और अंतर बोली, मेरे साथ वालों की मिश्रानी पर शक है। मैं विस्मय से बोला, मिश्रानी? मैंने कई बार उस मिश्रानी को बराबर वाले किराएदारों के यहाँ आते जाते देखा था, कभी पूरा नहीं देख पाया। धोती माथे के काफ़ी आगे आई रहती थी, वाचालता उसकी किसी के सामने नहीं आई थी। चुप आती थी, चुप जाती थी और किसी के मुख उसकी शिकायत मेरे कानों तक नहीं आई थी। इसलिए मैंने अचरज से कहा, मिश्रानी? श्रीमती जी बोली, ख्याल आता है कि गुसलखाने की तरफ से उसके गुजरने की मुझे कुछ झलक मिली थी, नहीं तो तुम बताओ कौन हो सकता है। निदान हम उस मिश्रानी को लेकर बात करने लगे। वो दूसरों के यहाँ से वेतन पाती और वहीं काम करती है, उससे कैसे कुछ पूछा ताजा जा सकता है। जी छोड़ो जी, जो हो गया सो हो गया, किसी पर शक डालकर भला उसको बेइज्जत कैसे किया जाए। अय्यर की ओर हमारी यही राय रही कि किस्से को अब छोड़ा जाए। श्रीमती जी की तत्पर मुद्रा से मालूम होता था कि वो बात को वहीं
छोड़ने पर तो कभी तैयार ना होंगी। पर्स ना मिला तो शक सुरजना पर भी ठहर सकता है, बस उन्हें ये ऐसे होगा, या तो बटुए को कहीं से मिलना होगा, नहीं तो सुरजना को पिटना होगा। सुरजना को मारते मारते वो बेदम कर सकती है, पर एक क्षण को भी उसका चोर समझा जाना वो नहीं सह सकती हैं। कहानी लेकर आता हूँ अगले भाग के साथ दास्तों गोई में।